श्रीभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि कुंडली के 10वें भाव के प्रमुख सूत्र या कुंडली के 10वें भाव के फलादेश के प्रमुख सूत्र। तो जैसा कि सबसे पहला सूत्र यह है कि यदि 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, यदि 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह, तो इस उदाहरण कुंडली में 12 नंबर की राशि 10वें भाव में लिखी गई है। 12 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? 9 एवं 12, यानी कि यहाँ पर ग्रहगण है और उनकी राशियों का संख्या है। तो यहाँ पे 9 और 12 लिखा गया है। 9 एवं 12 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो 10वें भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो गए और अच्छे स्थिति के होकर यदि बलवान स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो सामान्यतः व्यक्ति जो भी काम करता है कार्यों में सफलता मिलती है या उस कार्यों में यश की प्राप्ति होती है। तो इस उदाहरण कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं, परंतु यह अपने 10 नंबर की राशि में है। तो देवगुरु बृहस्पति के सामने 10 नंबर राशि को देखे तो नीच की स्थिति है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 10 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं। सभी ग्रहों की यहाँ पर स्वराशि लिखी गई है, सभी ग्रहों की उच्च राशि लिख दी गई है, सभी ग्रहों की नीच राशि लिखा गया है, सभी ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि लिखा गया। तो यहाँ पे अपने नीच राशि में स्थित है। तो नीच राशि में यदि कोई शुभ ग्रह होता है, यदि कोई शुभ ग्रह अपने नीच राशि में होता है तो शून्य फल प्रदाता हो जाता है। अगर यही अच्छी स्थिति में होते, यानी कि अपने स्वराशि के होते या कुंडली के शुभ भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि में होते, तो व्यक्ति को हर कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं मिलती, यश पद प्रतिष्ठा कार्यों से उत्तम मिलता। लेकिन यह सूत्र उतना यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सूत्र पर चर्चा करते हैं। यदि 10म भाव का स्वामी पापक ग्रह हो, 10म भाव का स्वामी पापक ग्रह। अब पापक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो सामान्यतः शनि देव, मंगल देव, मंगल एवं शनि पापक ग्रह। सूर्य देव यदि 10वें हो जाते हैं, यहाँ पर अगर 5 नंबर की राशि अगर लिखी जाए तो 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो यदि ये केंद्र भाव के स्वामी आज हो जाते हैं तो इनमें शुभता आ जाती है, शुभ ग्रह हो जाता है। इन क्रूर ग्रह है, तो केंद्र भाव में इनकी राशि पड़ जाने से इनकी क्रूरता समाप्त हो जाती है और सूर्य देव सात्विक ग्रह है। सूर्य देव सात्विक, तो पापग्रह में सूर्यदेव की गिनती नहीं होती। पापग्रह में मंगल देव एवं शनि देव। तो यदि 10वें भाव में 1 नंबर की राशि हो या 8 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की राशि हो या 11 नंबर की राशि हो, यदि 10वें पापग्रह हो और वह कमजोर अवस्था में हो, और कमजोर अवस्था में हो। कमजोर अवस्था किसे कहते हैं आप सभी को ज्ञात होगा। कमजोर का मतलब यह होता है कि अंश बल से कमजोर हो, अंश बल से कमजोर हो, यानी कि उनका अंशात्मक मान कमजोर ग्रहों के लिए जो बताया गया है जातक शास्त्रों में कि 28 अंशों से अधिक हो और 2 अंशों से कम हो, तो अंश बलहीन कहा जाता है। अंश बल से कमजोर हो। दूसरे कमजोर के लिए यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में, शत्रु राशि में भी बैठे हुए ग्रह कमजोर माने जाते हैं। भले वह ताकतवर ही क्यों न हो, लेकिन यदि आप ही कंफर्टेबल है, अपने आप में ठीक है, लेकिन आप शत्रु के बीच में हो जाते हैं तो आप अपने आप को निसहाय पाते हैं, या हम ही शत्रु के बीच में हो जाते हैं तो अपने आप को निसहाय पाते हैं। तो निसहाय स्थिति में हो जाने का मतलब क्या हुआ? कमजोर हो जाना।
या यदि कोई ग्रह राहु केतु से युक्त होता है और राहु केतु के अंशात्मक मान के करीब में उस ग्रह का मान होता है तो भी वह निसहाय हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियों को राहु या केतु अवशोषित कर लेते हैं। हमने अभी कहा कि यदि 10वें भाव में 1 नंबर की राशि हो, 10वें भाव में 1 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, या 10 नंबर की राशि हो, या 11 नंबर की राशि हो, तो ये उनके स्वामी पापग्रह हो गए, नैसर्गिक पापग्रह। 10वें भाव के स्वामी नैसर्गिक पापग्रह हो, या हाँ 10वें भाव के स्वामी नैसर्गिक पापग्रह हो और वह निर्बल अवस्था में हो। क्या हो? निर्बल निर्बल अवस्था में हो और वह कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हों, या पंचम भाव में बैठे हुए हों, या नवम भाव में बैठे हुए हों, तो ये अच्छे फल नहीं देते। व्यक्ति वैसा काम नहीं कर पाता है जिससे यश की वृद्धि हो, जिससे यश की वृद्धि। यश भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यश ऐसा होता है जो हम 10 व्यक्तियों के बीच में बड़े आनंदित मन से, बड़े उल्लासित मन से कहते हैं कि हमने यह काम किया, हमने यह काम किया, यानी कि यश वृद्धि वाली। वैसी बातें नहीं हो पाती। इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10म भाव का स्वामी पापग्रह हो और कमजोर हो, निर्बली हो, और वह तीसरे, 5वें या 9वें भाव में बैठ जाए तो उतना अच्छा फल है। और इन्हीं स्थितियों में पापग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए। पापग्रह का मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी 1 या 8 हो तो मंगल हो गए। अब मंगल यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, और शनि से भी दृष्ट हो जाए, शनि से भी दृष्ट हो जाए तो फिर तो डबल पापग्रह हो गया ना, और पीड़ित भी हो गया जी। अब शनि मंगल को शत्रु मानता है, शनि मंगल को शत्रु मानता है, शनि मंगल को शत्रु मानता है तो समस्याएं होंगी। और यह भाव कौन है? तीसरा भाव जो हुआ 10वें से 6ठा हो गया, पंचम भाव जो हुआ वह 10वें से 8वां हो गया, और नवम भाव जो हुआ वह 10वें से 12वां। इस सूत्र का अवलोकन करें तो हम लोग जब कक्षा होता है तो एक ही बातों को कई बार रिपीट किया जाता है, एक ही बातों को कई बार रिपीट किया जाता है ताकि वह बातें दिमाग में आ जाए। एक बातों को कई कायदे से कहे जाते हैं। कहने का मतलब 10वें भाव का स्वामी यदि पापग्रह हो और निर्बली अवस्था में या पीड़ित अवस्था में या शत्रु राशि का होकर के कुंडली के तीसरे, कुंडली के 5वें, कुंडली के 9वें भाव में बैठे तो कार्यों में समस्याएं आती है या यश की प्राप्ति कम होती है। और यदि इस स्थिति में 10वें भाव का स्वामी पापग्रह भी हो और दूसरे पापग्रह के द्वारा इन्हीं भावों में बैठा हुआ हो और दूसरे पापग्रह के द्वारा देखा जाता है तो और थोड़ा यश कम ही मिलता है, और थोड़ा यश कम मिलता है। जब बात यश की हो रही है तो एक प्रमुख सूत्र और है, उसको भी हम सभी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख सूत्र यह है कि 10वें भाव में चंद्रमा हो, 10वें भाव में चंद्रमा है, 10वें भाव में चंद्रमा हो, अच्छे स्थिति का हो। अच्छे स्थिति का मतलब यह है कम से कम अपने नीच राशि का न हो, यानी कि 8 नंबर की राशि न लिखी गई हो। या यदि चंद्रमा 10वें भाव में किसी भी राशि में है तो नवमांश कुंडली को देख लें, नवमांश कुंडली को देखें कि क्या चंद्रमा नवमांश कुंडली में पापग्रह की राशि में है या अपने नीच राशि में है।
कहने का मतलब यह है कि 10वें भाव में चंद्रमा है और वह नवमांश में भी देख ले, दशमांश कुंडली में भी देख ले, दोनों ही में देख ले, क्योंकि बात कार्यों की है, बात कार्य इसलिए दशमांश को D10 कुंडली की ज्यादा प्राथमिकता होगी या D9 की ज्यादा प्राथमिकता होगी? D1 D10 की ज्यादा प्राथमिकता होगी। बात यहाँ पार्टनरशिप की नहीं है, बात पार्टनरशिप की होती है तो नवमांश का ज्यादा प्राथमिकता हो जाता है। हालांकि ग्रहों का स्वभाव नवमांश से देखते हैं, इसलिए नवमांश की भी हल्की प्राथमिकता दे देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 10वें भाव में चंद्रमा हो और अच्छी स्थिति में न हो, या यदि अच्छी स्थिति में भी दिख रहा है और वह D10 D9 में खराब स्थिति में हो, साथ में 10वें भाव के चंद्रमा पर पापग्रह का प्रभाव हो, 10वें भाव के चंद्रमा पर पापग्रह का प्रभाव, यानी कि मंगल के द्वारा देखा जाता हो या शनि के द्वारा देखा जाता हो, तब हो गया, या राहु केतु से युत दृष्ट हो, तो व्यक्ति कुछ भी करता है उसको यश की प्राप्ति नहीं होती। अगर 10म भाव में चंद्रमा अच्छे स्थिति का है, शुभग्रह के द्वारा देखा जाता है, तो व्यक्ति को कार्यों में यश सफलता की प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में जिस भाव में बैठ जाता है, चंद्रमा अपने आप में एक प्रकार का लग्न है। सूर्य जहां बैठता है वहां अपने आप में एक प्रकार का वह लग्न है। लग्न कितने होते हैं? 3 होते हैं। लग्न कितने होते हैं? 3 होते। एक जन्म लग्न, एक चंद्र लग्न, दूसरा सूर्य लग्न। चंद्र लग्न की भी प्रधानता है। तो इस प्रकार से यदि 10वें भाव में जब चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो 2 चीज खराब हो जाते हैं, लग्न से 10वां भाव भी खराब हो गया और चंद्र लग्न भी खराब हो जाता है, इसलिए कार्यों में उतने यश नहीं मिलते। फिर क्या करना चाहिए? हम सबों को चंद्रमा की मजबूती करनी चाहिए, सोमवार के दिन व्रत इत्यादि करें, चंद्रमा के लिए माता पार्वती की पूजा करें, सोमवार के दिन शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं। तो जल चढ़ाएं तो यह मन में रखें कि हम शंकर जी को जल ना चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के जो मुकुट में चंद्रमा का वास है, हम उस चंद्रमा का पूजा कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का वास स्थान कहाँ है? प्रमुख रूप से शिव जी के मस्तक पे, शिव जी के मुकुट में, यानी कि शंकर भगवान चंद्रमा को ही मुकुट बना के रखे हुए ना। तो अच्छा होगा। और विशेष के लिए तो पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद में क्या हो सकता है, उपायों के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी कुंडली दिखाएं, जो कुंडली देखते हैं। या दोनों सूत्र हम लोग समझ गए? अब हम लोग चलते हैं। यदि चंद्रमा 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो और देव गुरु बृहस्पति 5वें भाव में हो, हालांकि इस उदाहरण कुंडली में सूत्र नहीं लग रहे हैं, यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति का होकर 10म भाव में हो और देव गुरु बृहस्पति 5म स्थान में हो, तो व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, बहुत ही विद्वान होता है, और उसका पूछ या पहचान बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से होता है। हालांकि यह सकट योग भी है, हालांकि यह सकट योग भी है, समस्या देने वाला भी। सकट योग कैसे लगता है? चंद्र 6, 8 पे 12 चंद्र गुरुदेव गुरु और चंद्र के 6, 8 होने से। हाँ, तो यहाँ पे यदि 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो गए, 10वें भाव में चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा एवं गुरु में खडाष्टक योग बना या नहीं बना? खडाष्टक योग बना।
जी गुरुजी। बना। तो अब हमने यहाँ पर कहा खडाष्टक योग देता क्या है, हमारे जीवन में समस्याएं देता है। खडाष्टक योग समस्या देती है। समस्या देता है, परंतु जो ग्रह जिस भाव में बैठेंगे अपने भाव का फल देंगे कि नहीं देंगे। देंगे। जो ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का भी तो वह ग्रह फल अपना देंगे। जी देंगे। तो अभी सूत्रों में हमने क्या कहा, अभी सूत्रों में हमने यह कहा कि यदि 10वें भाव में चंद्रमा अच्छे स्थिति के हों, अच्छे स्थिति का मतलब अपने राशि में हो, उच्च का हो, तो चंद्रमा की राशि कौन हो, कर्क। 4 नंबर की राशि है चंद्रमा की। जी। 2 नंबर की राशि इनकी उच्च राशि हो गई। सर आवाज एको हो रहा है, किसी ने अपना ओपन रखा है और एको हो रहा है आवाज। और संजय जी का माइक ओपन है, संजय जी अपना माइक बंद करें। हाँ, अभी को नहीं हो रहा है ना। हाँ सर अभी ठीक। अब ठीक हो गया। वो ब्लूटूथ ही आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, तार और का वाला वो जो है ना उस पर। अगर माइक माइक डायरेक्ट मोबाइल से होगा तो इसको नहीं करता है। चल, तो यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति का हो, यानी कि अपने स्वराशि का हो, या चंद्रमा को जो ग्रह मित्र मानते हैं, या चंद्रमा को जो ग्रह मित्र मानते हैं उनकी राशि में हो, तो चंद्रमा को कौन से ग्रह मित्र मानते हैं। सूर्य भी मित्र मानते हैं, मंगल भी मित्र मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी मित्र मानते हैं। चंद्रमा एक बुध को शत्रु मानता है। अब बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब चंद्रमा को शत्रु कौन कौन, चंद्रमा को शत्रु मानने वाले ग्रहों का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है, बुध शुक्र और शनि। बुध शुक्र और शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, इनके राशियों में ना हो। लेकिन शुक्रदेव बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्रदेव की जो 2 राशियां हैं उसमें यह जो वृषभ राशि है उसी राशि में चंद्रमा उच्च के होते, तो इस राशि में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चंद्रमा को जो ग्रह शत्रु मानता है उनकी राशि में न हो, यानी कि बुध की राशि में न हो, शनि की राशि में न हो, शुक्रदेव की जो तुला राशि है उसमें ना हो। तो तुला राशि में भी अगर होते हैं तो नीचाभिलाषी हो जाते हैं। यानी कि चंद्रमा 10वें भाव में जब अच्छी स्थिति के होंगे तो व्यक्ति के कार्यों में सौम्यता आएगी कि नहीं आएगी। आएगी। अब यहाँ पर चर्चा हो रहा है सकट योग का, जो सकट योग बुरे फल देते हैं। तो चंद्रमा 10वें भाव में होगा तो व्यक्ति अपने सौम्यता से काम भी करेगा, काम भावनात्मक यानी कि पूरे भावना दिल से काम करेगा अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो जब काम व्यक्ति अच्छे ढंग से करेगा, सौम्यता के सहारे करेगा, दिल से काम करेगा, तो कुछ कार्यों में तो सुगमता होगी, लोग तो हल्का फल्का उसके कार्यों में हेल्प करेंगे ना। यानी कि लोगों का भी तो सपोर्ट उसके कार्यों में कुछ मिलेगा। जब जो व्यक्ति अच्छे ढंग से काम करेगा, सौम्यता ढंग से काम करेगा, प्रेम पूर्वक काम करेगा, तो कुछ लोगों का उसके कार्यों में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। हाँ, तो जब उनके कार्यों में सपोर्ट मिल गया, देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो जाएंगे तो पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धिमत्ता का है, तो जहां पे है उस भाव के गुणों को तो कुछ बढ़ाएंगे ना। तो यहाँ गुण भी अच्छे हो गए, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता अच्छी हो गई। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो गए, बुद्धिमत्ता अच्छी हो गई और वहां कार्य अच्छा हो गया, तो उसके जीवन में उतनी समस्याएं आएगी तो सकट योग का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। व्यक्ति विद्वान भी होगा,
बड़े बड़े व्यक्तियों से पहचान भी उसकी होगी। तीसरा सूत्र, अगले सूत्र पर चलते हैं हम लोग। अगला सूत्र है, जरा कुंडली को यहाँ साफ करते हैं। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं। 10वें भाव के स्वामी जो भी हो, 10वें भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में 10वें भाव के स्वामी कौन बन जाएंगे? 12 नंबर की राशि लिखी गई है। 12 नंबर राशि के स्वामी गुरु देवगुरु बृहस्पति है। गुरुदेव। यदि आपके 10वें भाव में 3 या 6 नंबर की राशि लिखी गई है तो आपके 10वें हो गए बुध देव। यदि 1 या 8 नंबर की राशि लिखी गई है तो आपके 10वें भाव के स्वामी मंगल देव। यदि 4 नंबर की राशि लिखी गई है तो चंद्रमा। 5 नंबर की राशि यहाँ पर है तो सूर्यदेव। 10 या 11 नंबर की राशि अगर यहाँ पर है तो शनिदेव 10वें भाव के स्वामी। तो यदि आपके 10वें भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में, अपने उच्च राशि में, तो यहाँ पर देखिए कि आपके 10वें भाव के स्वामी की उच्च राशि क्या है, तो जो ग्रह आपके 10वें से बनते हैं उनके सामने, उच्च राशि के सामने ब्लू रंग से लिखा गया है राशियों के नाम, यह उनकी उच्च राशियां। अब यदि यहाँ पर 12 नंबर की राशि है तो 12 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और उनके सामने 4 नंबर की राशि उनके सामने लिखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने उनकी राशि में। आप लोग भी अपने अपने कुंडली पर इस सूत्र को समझ पा रहे हैं ना? जी गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि के हो जाएं और देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि के हो जाएं या अपने स्वराशि यानी कि 10वें भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में हो या अपने स्वराशि के हो। स्वराशि का मतलब क्या हो गया? अपने ही भाव में बैठे हुए हो, अपने ही भाव में बैठे हुए हो। स्वराशि का मतलब अपने ही भाव में बैठे हुए हो। या कोई कुछ ऐसी भी राशियां होती है, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं, तो दूसरा राशि दूसरे जगह कहीं हो सकता है। दूसरी राशि जैसे कि मंगल देव हैं, इनकी 2 राशियां हैं, तो 1 यहाँ होगा तो 8 कहीं अन्य होगा, 8 यहाँ होगा तो 1 कहीं अन्य होगा। जैसे 3-6 बुध देव की राशि है तो 3 यहाँ होगा तो 6 यहाँ हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह होगा। देवगुरु बृहस्पति की 9 और 12 दोनों है। अब यहाँ पर 12 नंबर की राशि है तो 9 नंबर की राशि यहाँ पर, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति हो जाए तो स्वराशि के होगा कि नहीं होगा? यानी सूत्र को समझे कि यदि 10वें भाव के स्वामी अपने उच्च राशि के हों या अपने स्वराशि के हों या अपने मित्र राशि के हों या अपने मित्र राशि के हों, तो इनके मित्र कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मंगल। देवगुरु बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो इनकी राशियों में हो। यानी कि 10वें भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में हो, अपने स्वराशि के हो या अपने मित्र राशि के, और वह जहां बैठे हुए, अब 10वें भाव के स्वामी मान लिया जाए कि अपने स्वराशि के होकर के यहाँ बैठ गए, तो यह जहां बैठे हुए हैं उससे 10वें भाव में राहु हो, उससे 10वें भाव में राहु, तो बहुत अच्छा है। तो इसके क्या फल हो सकते हैं? इससे पहले जो हम लोगों ने इतना देर चर्चा किया, तो किन सूत्रों पर चर्चा किया, यह सूत्र क्या हुआ, जरा कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों में एक बार बोले, ताकि हमें लगे कि हाँ आपने इन सूत्रों को पढ़ सका।
हाँ जी विशाल जी, बोला जाए। तो दशमेश शुभ हो, अपनी उच्च राशि में हो, मित्र की राशि में हो या स्वराशि में हो, और दशमेश से दशम भाव में राहु हो, तो ये अच्छा संयोग है। अच्छा संयोग है। हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलने की उम्मीद अधिक हो जाती है, सिद्धि मिलने की। जी, संभावना अधिक हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर कि 10वें भाव में एवं 9वें भाव में दोनों में ही शुभाग्रह हो और अच्छी स्थिति का हो। 10वें भाव एवं 9वें भाव, 9वां भाव हमारा भाग्य का होता है और 10वां भाव हमारा कर्म का होता है। शुभाग्रह सामान्यतः अच्छे फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। शुभाग्रह सामान्यतः बुरे फल नहीं देते। तो शुभाग्रह 9वें भाव में भी हो और 10वें भाव में, और इन दोनों भावों में से किसी भी एक भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। अब इस कुंडली में कैसे देखेंगे? तो मान लिया जाए कि एक शुभाग्रह, कुंडली साफ करने की, अब एक शुभाग्रह यहां हो गया, एक शुभाग्रह यहां हो गया। देवगुरु बृहस्पति अब इन दोनों में से किसी एक को देखे, दोनों में से किसी एक को देख। अब दोनों को तो देख नहीं सकते, दोनों को देख नहीं सकते। एक ही बार में दोनों भाव को, 9वें एवं 10वें भाव को तो गुरु नहीं देख सकते ना। अब आप ही लोग बतलाइए कि किस भाव में किस ग्रह को बिठा दे, गुरुदेव को बिठा दे कि कौन से भाव को देखे। चतुर्थ में बैठा देंगे तो दसम को, और पंचम में बैठा देंगे तो नवम को। अच्छा, तो अगर हम चौथे भाव में ही बिठा दिए तो यह दसम भाव को देख लिए, दसम भाव को देख लिए, यानी कि दसम भाव को भी देख लिए और दसम भाव में बैठे हुए शुभग्रह को भी देख। और इसके अलावे यदि ये यहाँ पर तो मिथुन लग्न की कुंडली है, इसलिए 10वें से स्वयं देव गुरु बृहस्पति है। अन्य लग्नों के कुंडलियों में या मीन लग्न की कुंडली होगी या मिथुन लग्न की, यानी कि 3 नंबर की कुंडली हो जाए या 12 नंबर की कुंडली हो जाए, तो 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे। अन्य भावों में तो नहीं होंगे ना, अन्य लग्नों में तो नहीं होंगे ना 10वें। तो अन्य लग्नों में 9वें एवं 10वें अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। इस सूत्र की महत्ता को समझ, सूत्र यह कह रहा है कि यदि 9वें एवं 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो और इन दोनों भावों में से किसी भी एक भाव को देव गुरु बृहस्पति देखते हो तो यह प्रसिद्धि के योग बनाता है। क्या बनाता है? प्रसिद्धि योग। प्रसिद्धि का योग बनाता है। साथ में ही यदि देव गुरु बृहस्पति की तो अब 3 दृष्टियां होती है, यहां भी देखेगा, यहां भी देखेगा, तो इन दोनों भावों में से भी, यानी कि यह 10वें और 9वें को भी देख ले। अब शनिदेव अगर यहाँ पे बैठे रहते तो क्या शनिदेव को नहीं देख सकते थे? यदि 10वें भाव में शुभाग्रह हो, 9वें और 10वें भाव में शुभाग्रह हो और इन दोनों में से किसी भी एक भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और साथ में यदि 9वें या 10वें दोनों में से किसी एक को देख ले या दोनों की युति हो कहीं, उन्हें देख ले, तो युति तो यहाँ भी हो सकती है, युति यहाँ भी हो सकती है।
तो और इसमें बल मिल जाता है, और इसमें बल मिलता है। हाँ, सफलता पर सिद्धि यश में बल मिल जाता है। इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझ पाए हम लोग या नहीं समझ पाए अभी? यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हमारे समूह में हो सकते। अब हम लोग चलते हैं अगले दूसरे सूत्र पर। दसवें सेवंग लग्नेश की युति हो, दसवें सेवंग लग्नेश की युति, दशमेश एवं लग्नेश की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, चाहे वो अष्टम भाव या 12वां भाव ही क्यों, शुभ भाव है तो और उत्तम, शुभ भाव है तो और उत्तम। अब यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए और लग्न भाव के स्वामी बुधदेव हो गए। बुध एवं गुरु की युति कुंडली में कहीं भी हो जाए, यह बहुत ही उत्तम संयोग है, लग्नेश एवं दशमेश का। लेकिन अंशात्मक मान दोनों का करीब हो तो ज्यादा फल देता है, और इन ग्रहों का भी अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान में हो तो और ज्यादा, यानी कि यह योग फल पूर्ण तब देगा जब ग्रहों का अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में हो। यदि लग्न के अंशात्मक मान से 15 अंशों की दूरी पर इन लोगों का, इन ग्रहों का अंशात्मक मान हो तो उतना लाभ नहीं देगा। तो लग्नेश और दशमेश की युति हो और कुंडली के बुरे भाव में भी अगर यह युति बन रहा है, अब यहाँ पर कुंडली के बुरे भाव में बन गया, कुंडली के पूरे भाव यह 6ठा 8वां 12वां भाव कुंडली का खराब भाव कहा जाता है ना जी। खराब भाव में भी बन गया। अगर इस खराब भाव में बने हुए योग पर भी यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, यही शुक्र ही देख ले, शुक्र भी शुभ ग्रह है, या चंद्रमा के द्वारा देखा जाए, तो बहुत ही यह अच्छा संयोग है, बहुत ही अच्छा संयोग है। व्यक्ति परोपकारी भी होता है, यशस्वी भी होता है, कार्यों में भी सफलता मिलती है, व्यक्ति धनी माने प्रतिष्ठित भी होता है। यदि यह युति कुंडली के किसी शुभ भाव में बने, यदि यही बुध गुरु की युति अब यहाँ पे 7वें भाव में बन जाता है, फिर क्या हुआ, कुंडली का शुभ भाव हो गया ना जी। अगर कुंडली के शुभ भाव में बनता है, अगर किसी शुभ ग्रह के द्वारा न भी देखा जाए तो भी व्यक्ति दानी परोपकारी यशस्वी मनस्वी इत्यादि होता है। हाँ, अब यह जो युति 6ठे भाव में बन गया, अशुभ भाव में बना, तो कुछ फलों में कमी आ गई, कुछ फलों में कमी आ गई। हमने कहा कि यदि शुभ ग्रह से युति अदृष्ट हो जाए तो जो कमी आई, बुरे भाव में होने का जो कमी फल जो मिला, वह क्या हो गया, कम हो गया। शुभ ग्रह के प्रभाव से उसमें कुछ शुभता आ गई। बातें स्पष्ट हुआ? सर अगर लग्नेश और दशमेश एक ही ग्रह हो तब यह सूत्र लागू नहीं होगा? नहीं, तो यदि लग्नेश एवं दशमेश एक ही ग्रह हो, होते भी हैं। हाँ, जैसे कन्या लगन में है सर, कन्या लगन में और मीन लगन में, मीन लगन में भी है। मीन लगन में, तब तो दोनों एक ही ग्रह हो गए। तो यदि दोनों एक ही ग्रह हो गए तो वह दशम भाव में हो, वह अगर मीन लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि हो जाएगी, तो देवगुरु बृहस्पति जी
10वें भाव में ही हो और किसी भी शुभ ग्रह से, योगकारक ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि शुभ फल प्रदाता ग्रह से जी सर। दृष्ट, क्योंकि दोनों जगह का दायित्व तो इन्हीं को निभाना है। जी अगर यह लग्न में भी है तब भी योगकारक ग्रह से दृष्ट हो, कहीं भी है तो शुभ स्थिति में हो, नवमांश में, डिटेन में अच्छे हो। हालांकि जब बात कार्यों की होती है तो ज्यादा प्राथमिकता हम लोगों को किस कुंडली की देनी चाहिए? वर कुंडलियों में नवमांश या दशमांश? दशमांश। प्रश्न जिस वर कुंडली से संबंधित क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र में, उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अवश्य देखा जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले सूत्र पर। दशमेश यानी कि 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव के स्वामी, इस दोनों भाव के स्वामी की युति हो। इस उदाहरण कुंडली में जितने हम लोगों ने सूत्र पढ़े, कोई कुंडली पर लग नहीं रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर मंगल एवं गुरु यानी कि दशमेश एवं एकादशेश का केंद्रीय संबंध है। केंद्रीय संबंध भी हल्का फल देता है, केंद्रीय संबंध भी हल्का फल देता है। यदि दशमेश एवं एकादशेश दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में हो या दोनों केंद्र स्थान में ही हो, केंद्र भाव में हो, तो दोनों केंद्र भाव में अगर हो जाए तब भी तो आपस में केंद्र में हो गए ना। जी। अगर कोई एक यहाँ हो जाए, दूसरा यहाँ हो जाए, तब भी तो आपस में केंद्र में हो गए। अगर दोनों की युति होकर के केंद्र भाव में है तब भी एक दूसरे से केंद्र में है। केंद्र भाव को शुभ भाव कहा गया है। यदि दोनों ही केंद्र में हो, दशमेश एवं एकादशेश यदि दोनों ही केंद्र में हो, यह भी बड़ा अच्छा योग है। व्यक्ति सुख, हर प्रकार के सुखों का भोग करता है, यानी कि आय अच्छी होती है, कार्य अच्छे होते हैं। अब वह आय कार्य कैसे होंगे उनकी स्थिति पर भी निर्भर करता है कि ग्रहगण को कौन से ग्रह देख रहे हैं, किस राशि में है, इसकी भी थोड़ी भूमिका होती है। इस सबको भी तो सामान्यतः से यदि दशमेश एवं एकादशेश दोनों ही एक दूसरे से कहीं भी हो, केंद्र में हो, तो भी अच्छी बात है, तो भी इसका फल कुछ ना कुछ मिलता है। अब यहाँ पर एकादशेश अपने ही भाव में है, दशमेश अपने से 11वें होकर के अपने नीच राशि में है, एक दूसरे से केंद्र में तो है, तो कुछ ना कुछ अच्छे भोगों को, सुखों को तो देता है, लेकिन उतना पूर्णता नहीं देता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशि में है, अपने नीच राशि में है। यदि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की उपाय इत्यादि किए जाए अच्छे ढंग से, देवगुरु बृहस्पति को कौन से ग्रह देख रहा है इस कुंडली में? तो मंगल देख नहीं रहे हैं, शनि नहीं देख रहे हैं, राहु नहीं देख रहा है, चंद्रमा शुक्र कोई नहीं देख रहा, बुध शुक्र कोई नहीं देख रहा। इसमें कोई ग्रह देख रहा है देवगुरु बृहस्पति को? देवगुरु बृहस्पति को कोई ग्रह देख रहा है इस कुंडली में? नहीं देख रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है और प्रतिदिन चर्चा करते हैं कि शुभ ग्रह यदि नीच राशि के हो जाते हैं तो शून्य फल प्रदाता दे देते, प्रदाता हो जाते हैं कि बुरे फल नहीं देते हैं, तो यह फल विहीन हो गए। दूसरा, ये देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति को
केंद्राधिपत्य दोष है। ये और फलहीन हो गए, बुरे फलदाता होगा। अगर यही देवगुरु बृहस्पति को शुक्रदेव देख रहे होते जो पंचमेश हैं, या शनि देव देख रहे होते जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, या लग्नेश बुध देव देख रहे होते तो केंद्राधिपत्य दोष से इनका परिहार हो जाता। ये अच्छे तो इनमें इनके यदि बल बढ़ाए जाएं, इनके बल बढ़ाए जाएं, तो फलदीपिका पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि शुभग्रह देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं तो पाप फल नहीं देते, शून्य फल हो जाता है। तो इनका बल बढ़ाया जाएगा तो पाप फल थोड़े देंगे, तब देंगे शुभ फल। तब क्या देंगे? सुफल देंगे। तो बीज मंत्रों का या तांत्रिक मंत्रों का जप किया जाए जिससे इनके फलों में वृद्धि हो, साथ में स्तुति भी किया जाए, साथ में स्तुति भी किया जाए। और नीच स्थिति में होने के कारण कुछ जप इत्यादि हो तो साथ में दान भी किया जाए, जबकि पूर्णता की प्राप्ति है। हालांकि नीच ग्रहों के दान की प्रधानता विशेष रूप से है। अगर नीच के ग्रह का जप करते हैं और साथ ही उसके अनुसार दान नहीं करते हैं तो उस जप का उतना फल नहीं मिलता। यदि कोई ग्रह नीच का है, केवल दान भी करते हैं, तब भी आपको लाभ, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं फिर भी लाभ मिलता है, तब भी लाभ मिलता है। तो अब यहाँ पर दो बातें आ जाती है उपाय के लिए। आप जो दान करते हैं तो नीच का दोष समाप्त हो जाता है, नीच का दोष समाप्त हो गया। अगर ग्रह नीच का है तो दान करते हैं तो नीच का दोष कम होता है, समाप्त होता है। लेकिन केंद्राधिपत्य दोष से जो दूषित हो गए, यानी कि अपने शुभ गुणों को जो भूल गए हैं, तो शुभ गुणों को तो याद कर दिलाना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए स्तुति या जप की आवश्यकता पड़ती है। स्तुति किए जाए, व्रत नहीं किए जाए। क्या नहीं किए जाए? व्रत ना किए जाए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छा लगा होगा, और यदि किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपनी बात आप लोग रख सकते हैं।